नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात ईरान की और बात हॉर्मुज की उन लहरों की भी जहां ईरान ने ऐसा जाल बिछाया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि शर्तों का समंदर खड़ा है। हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका को 6 बड़ी शर्तें थमा दी है। ईरान ने अमेरिका के सामने एक ऐसा पैकेज रख दिया है जिसमें सिर्फ शिपिंग नहीं बल्कि युद्ध, सेना, प्रतिबंध और अरबों डॉलर की संपत्ति एक साथ शामिल कर ली गई है। ईरान ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका जब तक अपना रवैया नहीं बदलता, हॉर्मुज पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन को लेकर के ओमान के साथ समझौते के करीब पहुंच गया है। ओमान खाड़ी का एक अरब देश है और इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका वो निभा रहा है। ईरान का बिल्कुल संदेश स्पष्ट है, साफ है कि पहले अमेरिका अपनी चाल बदले, उसके बाद ही हॉर्मुज को खोला जाएगा। और सबसे बड़ा बयान आया है IRGC की तरफ से। कहा गया कि हॉर्मुज अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि ईरान की ताकत और युद्ध का औजार है। अब वो 6 शर्तें कौन सी हैं जिनका चक्रव्यूह अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से बुन लिया गया है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूं। ईरान ने कहा है कि शांति चाहिए तो पहले हमारी 6 बातें मानो। पहली ये कि ईरान को धमकी और अपमानजनक बयान देना बंद करो। दूसरा ये कि ईरान के सहयोगी देशों पर तत्काल हमले रोक दिए जाए। और तीसरा, ईरान की नाकेबंदी खत्म हो, अमेरिकी सेना वहां से वापस अपना बोरिया बिस्तर समेट के चला जाए। युद्ध में जितना नुकसान ईरान को हुआ है उसका मुआवजा उसे मिलना चाहिए। ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध तत्काल रूप से हटाए जाएं और ईरान की सभी फ्रीज संपत्तियां बिना किसी शर्त के जारी कर दी जाए। आपको याद होगा कि जो 14 शर्तों का पुलिंदा थमाया गया था, उन्हीं में से 6 शर्तें फिर से एक बार अलग करके निकाल ली गई है और ये अमेरिका को थमा दी गई है कि जंग रोकनी है, बातचीत करनी है तो पहले ये 6 पॉइंटर्स आपको मानने होंगे। ये 6 शर्तें अमेरिका के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है और अगर अमेरिका इन्हें मान लेता है तो मिडिल ईस्ट से उसका दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर अमेरिका इन्हें नकार करके सैन्य दुस्साहस करता है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई ऐसी ठप होगी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी धराशायी हो जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव कम करने के लिए बातचीत की सुगबुगाहट तो है, लेकिन ईरान ने अपनी शर्तों का दायरा बढ़ा करके संकेत दे दिया है कि वो आसानी से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पहले ईरान की तरफ से 3 प्रमुख शर्तों की बात सामने आई, लेकिन अब शर्तों का दायरा फिर से बढ़ गया। पहले उसने कहा कि 3 शर्तें, फिर जस्ट डबल 6 कर दी। यानी बातचीत की मेज पर ईरान ने सिर्फ शर्तें नहीं बढ़ाई बल्कि अमेरिका पर दबाव भी बढ़ा दिया है। यानी ईरान अब सिर्फ युद्ध रोकने की बात नहीं कर रहा है बल्कि युद्ध के बाद की पूरी तस्वीर भी अपने हिसाब से तय करने की बात कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। हॉर्मुज में अमेरिकी दखल ईरान को बर्दाश्त नहीं है। नया कॉरिडोर बनाने की वो इजाजत नहीं देगा, उसने पहले भी ये कहा था। और हॉर्मुज से किसी जहाज को गुजरने की अनुमति भी नहीं देगा। अमेरिकी वॉरशिप आया तो सीधे सीधे हमला करेंगे, ईरान ने कहा। सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस बार ईरान के बिछाए इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे या फिर हॉर्मुज की लहरों पर ईरान का ये दाव अमेरिका की सुपर पावर वाली जो छवि है उस पर सबसे बड़ा प्रहार साबित होगा। आज हम अपने खास मेहमानों से इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान की हुंकार, ट्रंप के सामने शर्तों की तलवार। हॉर्मुज पर ईरान का वार, शर्तों की भरमार। ईरान का चक्रव्यूह, हॉर्मुज में दखल नामंजूर। ईरान की दहाड़, हॉर्मुज पर बढ़ी तकरार। IRGC की खुली ललकार, अमेरिका से आर पार। ईरान का चक्रव्यूह तैयार, हॉर्मुज में अमेरिका लाचार।
अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की सभी शर्तों पर अमेरिका झुक जाएगा या बातचीत टूट करके फिर से एक बार जंग छिड़ जाएगी। अब कौन कौन से मेहमान चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार और ईरान मामलों के जानकार मौलाना नाजिम अशरफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेजर जनरल राजन कोचर, क्या होने वाला है? क्या अमेरिका को ये 6 शर्तें स्वीकार होंगी जो कि उन्हीं 14 पॉइंटर्स से निकाली गई हैं, जो कि पहले साइन हो चुका था? जय हिंद मीनाक्षी और पैनलिस्ट को भी जय हिंद। तो मुझे कहावत याद आ रही है यहाँ पे, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। ये जो 6 शर्तें ईरान की इसी तरीके की हैं कि भाई गिव एंड टेक, इस यूएस इस जंग को अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो ये शर्तों को मानना पड़ेगा। और ये शर्तों को अगर आप डीपली डायसेक्ट भी करें तो इसमें 4 तो शर्त ऐसी हैं जो उनके एमओयू का ही हिस्सा है। तो वो कोई इतनी बड़ी बात यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक एमओयू का ही हिस्सा है और वो एक टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन किया था। अब जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो इसका ओमान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेली, आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। जो उनकी एक पैक्ट हो रहा है उसको ओमान के साथ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो उसको इस एग्रीमेंट के साथ लिंक नहीं कर रहे हैं। तो वो ये बताने एक टैसिटली आपको बताने चाहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसका जो कंट्रोल है या उसका एक प्रोटोकॉल है, तरीका है इस वेसल्स का आना और जाने का, वो ये एग्रीमेंट के तहत इसको यूएसए के साथ शामिल नहीं है और वो एक अलग एक अरेंजमेंट है ईरान का ओमान के साथ, तो वो चलेगा इस इररिस्पेक्टिव आप ये एग्रीमेंट हमारे से करें या ना करें। तो चीज़ बहुत साफ है, बॉल इज इन द अमेरिकन कोर्ट राइट नाउ, बिकॉज देखिए रोज ट्रम्प सवेरे उठते हैं और ईरान को 2 गालियां देते हैं। तो एक चीज पॉइंट नंबर 1 उसका ये भी है कि हमारे जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश के अगेंस्ट, उसको ये लैंग्वेज, ये इस टाइप की लैंग्वेज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, अगर आपने इसको परमानेंटली एंड करना है तो एक इसका दायरा बढ़ा दिया ईरान, लेबनान भी शामिल कर लिया, पैलेस्टीनियन भी शामिल कर लिया, यमन भी शामिल कर लिया और इराक भी शामिल कर लिया। ये चारों चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको एमओयू का हिस्सा नहीं थे। तो इसलिए मैं जो इसका जो दायरा है इसको ईरान ने अपना बढ़ा लिया है, अपनी बार्गेनिंग पावर को। अब ईरान जानता है कि अमेरिका बैकफुट पे आ चुका है, लड़ाई अमेरिका ने रुकवाई, इसको ईरान ने तो नहीं बोला सीज फायर करने के लिए। तो जब इस चीज़ें होती हैं तो एक नेगोशिएशन टेबल में जब आप आते हैं तो आप कुछ ऐसी शर्तें आप रखते हैं जिससे आप हावी होने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको अल्टीमेटली सारी शर्तें तो मानी नहीं जाएंगी, आपको ये इसको हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लेकिन ये बात ना तो अमेरिका एक्सेप्ट कर पा रहा है ना कह पा रहा है। अब देखिए पिछले बार भी जो उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, 14 पॉइंट्स में से ये 6 पॉइंट्स पहले भी शामिल किए गए थे ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी। अब जब आपने उन पॉइंट्स को शामिल किया था, अब ठीक है आपने 14 से हटा करके उन्हें 6 कर दिया है, मोटा मोटी बातचीत तो वही है। अमेरिका एक बार को स्वीकार कर भी लेगा, लेकिन क्या ईरान भरोसा कर लेगा कि ठीक है अमेरिका इस बार मान गया है? मीनाक्षी, दिस इज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ईरान इस समय जो कर रहा है एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी। दे आर बाइंग टाइम फॉर अननोन रीजंस। वो बता नहीं पा रहे हैं दुनिया को कि वो हेडलेस हैं, डायरेक्शनलेस हैं, क्योंकि मस्तबा खुमैनी के बारे में उनको एक नैरेटिव सेट करना था पिछले कुछ दिनों से कि वो बहुत सीरियस हो गए हैं, और अभी उसके बाद एक पुराना वीडियो चला दिया कि ये अलाइव थे और अब नहीं रहे। उसका एक दूसरा उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को के मैट्रिक्स को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ अंदर आईआरजीसी कर रही है। ये हॉर्मुज में जो कर रहे हैं ये सिर्फ बाइंग टाइम। ये जो 6 पॉइंट्स निकाल के लाए, ये सारे पॉइंट्स अग्रीड थे, अमेरिका उनको मान रहा था, एक्सेप्ट इजराइल हिटिंग लेबनान एंड इजराइल हिटिंग सम पोर्शंस ऑफ गाजा, जिसके लिए उन्होंने बोला कि हमारे सोल्जर्स मारे जाएंगे तो हम भी मारेंगे, ये सीज फायर का हिस्सा नहीं होगा। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग वाज एग्रीड, और ये माना गया था कि हॉर्मुज इन 60 दिनों जब तक की डील साइन नहीं होती है
मेन डील तक हम नहीं पहुंचते, तब तक हॉर्मूज विल बी ओपन एंड फ्री फॉर ऑल इंटरनेशनल शिपिंग। फिर किसने मारा? आईआरजीसी ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते ईरान के ऊपर। इन द एब्सेंस ऑफ मोस्बा खुमैनी या खुमैनी क्लैन का कोई भी बंदा, मोस्बा के बाद भी उनके 2 भाई बचे हुए, वहीदी आई एम टोल्ड, आई गेस कि वो अभी या तो तुर्की चले गए हैं या यमन में है या मॉस्को में है। तो आईआरजीसी भी अब हेडलेस है। उनके लोअर लेवल कमांडर्स के पास इतनी ना विवेक है ना क्षमता है सोच सकने की। तो कुछ ना कुछ टाइम बाइंग नॉनसेंसिकल एक्ट करते रहो। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो ये नाकेबंदी लगी हुई है, दिस इज सीरियस। और बेवकूफी करेंगे पेंटागन या यूएस व्हाइट हाउस के स्टाफर्स कि अगर इस नाकेबंदी को इनकी इस डिमांड के लिए मान लिया गया। जब 60 डेज का गारंटी था कि उसमें कुछ नहीं करेंगे हम हॉर्मुज में, उस समय ओमान के साथ डील करने की क्या जरूरत? ओमान के लिए मई में बोला था यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कि दे बेटर बिहेव लाइक अदर कंट्रीज और एल्स वी विल ब्लो देम अपार्ट। ओमान जो कि अमेरिका का पार्टनर है, और यही अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों नाराज था। ओमान को क्या जरूरत है इस समय हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईरान से बात करने की, जब ये है कि वो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई कंट्रोल नहीं होगा किसी कंट्री का, एटलीस्ट फॉर 60 डेज। तो दिस इज अ थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो कि आईआरजीसी अपने कंट्रोल को किसी तरह डेस्परेटली बचाए रखने के लिए कर रही है, एंड अमेरिका इज नो लेस। आप इस तरह से किसी इंटरनेशनल बॉडी को ह्यूमिलिएट करते रहेंगे, उनके पूरे सिटीजन्स को हम ऑब्लिटरेट कर देंगे, एक पूरी हम सारे पूरे देश को खत्म कर देंगे, तो नेचुरली दे विल रिस्पॉन्ड लाइक दिस। और जब आपको ये नहीं पता कि ईरान, उनके प्रेसिडेंट ने कल बोला कि बहुत हो गई लड़ाई, अब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट हैज नो पावर्स। परसों बोला कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। अरे किसने पूछा तुमको रिजाइन करने के लिए? 2 महीने पहले तुमने किया था, आईआरजीसी ने डांट मारी, तुम चुप हो गए। तो एकदम क्योटिक है ईरान का हेडलेस होना इस वक्त। इस सारी लड़ाई का मेन रीजन दिख रहा है, दे आर हेडलेस, नो वन इज रेडी टू डिसाइड। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर का अलग ही गेम चल रहा है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर 6 का, जिसका 6 के 6 कि हम आपको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, वो एक नया है। अदरवाइज अनफ्रीज करने की प्रक्रिया हो गई थी। $300 बिलियन इन्वेस्ट करने का एक लॉन्ग टर्म प्लान इंक्लूडिंग अमेरिकन फर्म्स हो चुका था। उनका एटॉमिक एंड मिसाइल जो कि मेन डील का हिस्सा थे, उस पर बातचीत चल रही थी, टेक्निकल टीम्स आपस में मिल रही थी। चलो पाकिस्तान में नहीं मिल रही थी, दोहा में मिल रही थी, बट समथिंग वाज हैपनिंग। जी 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 मीनाक्षी, विल कम बैक। अब मैं आती हूँ प्रोफेसर मनोज आपके पास, लेकिन एक बार ईरान का भी मैं रुख जान लेती हूँ कि ये 6 शर्तें अगर अमेरिका स्वीकार कर भी लेगा, तो क्या आईआरजीसी फिर हॉर्मुज में जो भी हमले कर रही है, तमाम जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं, वो बंद कर देंगे? बोला ना। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे मालूम है जब आपने कहा कि अमेरिका का रुख जान लेते हैं, तो मुझे मालूम है मैं ही हूँ। तो देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ईरान ने कभी कोई हमला नहीं किया था, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था। कहीं ना कहीं आप एक बात देखिए कि ये जो कंट्रीज हैं, वो चाहे ओमान हो, कतर हो, यूएई, सऊदी अरबिया हो, अदरवाइज ओवरऑल मिडिल ईस्ट एंड गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं, तो ये गल्फ कंट्रीज है ना, ये इस्लामिक कंट्रीज है ना। बताइए कहाँ 7 समंदर पार से अमेरिका, वो यहाँ क्या ले रहा है? वो यहाँ ये ले रहा है क्योंकि उसको जो ये है, जैसे सऊदी अरबिया, उसके पास अपनी आर्मी फोर्सेज नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, उन्हें इनकी जरूरत थी, वो इनको लाए थे। तो जो लाए थे, अभी अमेरिका यहाँ फंस गया, उसे ये पता ही नहीं था कि अब जो ये दोबारा ईरान ने हमला किया है, जो अटैक किया है, और नेतन्याहू जो कह रहे हैं ना क्या ईरान हम पर अटैक कर ही नहीं सकता, मार मार के भूत तो उसका उतार दिया नेतन्याहू का, और ऊपर से वो अटैक नहीं कर सकता। वो सिर्फ गजा में जो मरे मराए लोग हैं उन पर अटैक कर रहा है, जो फिलिस्तीनी उन पर अटैक कर रहा है। ईरान पर कब किया उसने अटैक? ईरान कब क्यों अपने ऊपर अटैक करवा लेगा? अब ये सारे जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, सबकी मीटिंग हुई थी, ये लोगों से छुपी हुई बात है, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। और ये एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद में ये कहा था कि अमेरिका को हमने बुलाया तो था अपना मतलब रखवाला समझ के, एक तरह से सुरक्षा गार्ड समझ के। ये तो यार हावी होता चला जा रहा है, तो पूरी दुनिया में अपने आप को डॉन समझने लगा। इसका भूत उतारना है दादागिरी का। दोबारा ईरान ने गल्फ कंट्रीज के कहने से, स्पेशली टर्की या सऊदी अरेबिया, प्रिंस सलमान के कहने से ये दोबारा हमला किया था कि चलो ठीक है, हम धीरे धीरे पीछे वाहवाही आपकी करेंगे, या यूएस को हम पटाते रहेंगे और इसका भूत उतार दीजिए। मैं एक बात और यहाँ आता हूँ, ईरान से कुछ लोग कहते हैं ईरान से टेररिज्म मतलब पनपता है, टेररिज्म जो शुरू होता है ईरान से होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि टेररिज्म शुरू होता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है, ये बात तो जग जाहिर है ना। अमेरिका का खास किला है पाकिस्तान और इजराइल, और इसी दोनों जगह से टेररिज्म पनपता है। और अमेरिका जो पाकिस्तान की बात को कभी भुला नहीं सकता, और पाकिस्तान कभी अमेरिका की बात को ऐसा नहीं कर सकता कि ना माने, क्योंकि वो तो चेला है उसका।
तो ईरान क्यों पाकिस्तान की बात मानेगा? पाकिस्तान की बात पे ईरान यकीन कर ही नहीं सकता, ना उसके कहने से डील कर सकता, उसके कहने से डील होगी ही नहीं। जितनी बार भी पाकिस्तान बीच में आया है और डील कराने की कोशिश की है, वो डील इसलिए नाकामयाब हो गई क्योंकि उसमें पाकिस्तान था। अगर उसकी जगह कोई और मुल्क होता, मैं समझता हूँ भारत वर्ष होता, आपका हिंदुस्तान होता, ये डील हो जाती। क्योंकि कहीं ना कहीं पंचायत करवाने वाला या कंप्रोमाइज कराने वाले आदमी को भी देखा जाता है कि बीच में कंप्रोमाइज कराने वाला है कौन। ये एक अहम कड़ी हो जाती है, उसकी औकात कितनी है। और ना ईरान अब इस जंग को, जैसे आपने कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, क्या उसने कभी बंद नहीं किया था। लेकिन जहां तक जंग का सवाल है, ईरान इस जंग को खत्म ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने शुरू नहीं की थी ये जंग, इसको खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें अपनी शर्तें बढ़ाई है। जो शराइस हैं उसने जो अपने शराइत में इजाफा किया है, वो इसलिए किया है, खत्म वो नहीं करेंगे इसको तो आर पार करना चाहता है। ईरान भी तो इसके साथ साथ मौलाना नाजिम अशरफी खत्म हो जाएगा, व्यापार ठप पड़ा हुआ है हाँ मिडिल ईस्ट का बिल्कुल, पूरा। नहीं ये बिल्कुल एग्जैक्टली ईरान को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मामला, मैं बार बार कहता हूँ कि मामला कुछ और है, मामला ये नहीं है। अच्छा, अमेरिका होता कौन है गल्फ कंट्रीज में आके? वो है क्यों सात समंदर पार से कि वो ये करेगा, उसकी ये आर्मी, उसकी वो सेना, उसकी वो नेवी, वो होता कौन है? ये मामला आस्था का है, ये मस्जिद अल-अक्सा का मामला है। इसको ईरान मरना पसंद करेगा, लेकिन इस जंग को खत्म करना पसंद नहीं करेगा। ये आर पार की लड़ाई और लंबी खींचने वाली है, बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं आना। आशीष जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन प्रोफेसर मनोज कुमार, ये तो बहुत लंबी नहीं खिंच जाएगी कि हाँ ठीक है खत्म ही नहीं करना चाहते? क्या ये हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन हो या फिर उसके बाद के जो भी इलेक्शन हो? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप तो वापसी नहीं करने वाले हैं, अमेरिका की जो नई सरकार आएगी वो थोड़ी ना कंटिन्यू करना चाहेगी कि भाई हम ऑलरेडी पैट्रियट हो या थार्ड हो या फिर MQ रीपर हो, हम इतने ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं कि अब हमारे पास संख्या 10%, 20%, 30% रह गई है। तो ये थोड़ी चाहेगी आगे आने वाली सरकार कि हम इस युद्ध को और जारी रखते हैं। आज नहीं तो 2 साल बाद सही। देखिए मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि आज का जो स्थिति वहाँ पे खास करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जो स्थिति क्रिएट की है, वो दोनों देश के लिए कोई वहाँ से हटना नहीं चाहेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान का जो सबसे जियो पॉलिटिक्स में, हम जैसा कि हम सब लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसके लिए ऑक्सीजन है। और वहाँ पे जिस तरीके से उसने इस चीज़ को लेके और अमेरिका को घेर के रखा है, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा कि ये लड़ाई सिविलाइजेशनल लड़ाई है। उस एरिया में ईरान जो अपने आप को एक बॉस के रूप में खास करके गल्फ के देशों के सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयास कर रहा है, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान उसने जिस तरीके से गल्फ के देशों पे और खास करके वहाँ की जो US की जो आर्मी बेस थी उसको डिस्ट्रॉय करने में जो सफलता मिली, वो कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव वहाँ पे एक बढ़त दिखा रहा है। और शायद इसीलिए, जैसा कि अभी हमारे जो कैप्टन बता रहे थे, वो बिल्कुल सही है कि आज के डेट में ईरान के पास लीडरशिप की क्राइसिस है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि IRGC एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मोटिव यही है कि एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल, और जब तक वो ये लड़ते रहेगा तब तक उसे वहां से सपोर्ट मिलते रहेगा। और उसे ये पता है कि जिस दिन अगर बातचीत सहमति बन गई तो मुझे लगता है कि IRGC का जो एग्जिस्टेंस है वो वहां से समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं, चाहे वहाँ के पेजिस्कियान हो या वहाँ के स्पीकर हो, उन दोनों के बीच में जो मतभेद निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं सब सारी चीजें दिख रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अमानतुल्लाह अली ख़ुमैनी के शहादत के बाद से जिस तरीके से पूरा ईरान जो यूनाइट हुआ, उसको कहीं ना कहीं IRGC कैश करने में सफल हुआ है। और शायद यही कारण है कि आप समझ सकते हैं कि जो 14 सूत्र पहले अमेरिका के सामने जो रखे गए थे, उसमें से अभी घटा के जो 6 लेके आया है, ये 6 सूत्र अगर अमेरिका इसको मानता है और वहाँ से हटता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है। और जो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से वहाँ पे, जैसा कि अभी जो हमारे ईरान के एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि वो बेसिकली जो खास करके जो पेट्रो डॉलर का जो उसका कंसेप्ट है, जिस तरीके से सऊदी अरब और विशेष करके गल्फ के देशों पे जो अमेरिका का इंटरफेरेंस है। क्योंकि एक चीज़ हमें समझना होगा कि इस पूरे 4-5 महीने के युद्ध में अमेरिका ने उन्हें सुरक्षा देने में असफल रहा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक तरीके से अविश्वास की भावना खड़ी हो रही है। और शायद इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अभी जिस तरीके से तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान का जो ये गठबंधन जो अभी हुआ है, वो एक तरीके से दिखाता है कि इसके पीछे की मोटिव क्या है। तो मुझे लगता है कि इस गठबंधन के पीछे भी अमेरिका की रणनीति हो सकती है, क्योंकि इसमें आप समझ सकती हैं तुर्की एक नाटो का देश है, और नाटो को, क्योंकि देखिए एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका और इजराइल अकेले ईरान को काउंटर करने में अक्षम दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि आर्मी और खास करके इकोनॉमिक बेस में अमेरिका बढ़त बना के रखा है, लेकिन वहां पे ग्राउंड बैटल पे जिस तरीके से ईरान ने जो बढ़त बना के रखी, उसमें अमेरिका असफल होते हुए दिख रहा है। शायद उसे भी इस चीज का, और खास करके पेंटागन को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से चीजें वहां पे हो सकती है। तो बार-बार होता है कि अब हथियार बचे हैं या नहीं बचे हैं, फिर युद्ध कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ग्रुप कैप्टन, आप कुछ कह भी रहे थे, जरा ये भी बताइएगा, पेंटागन के इस पूरे मामले को भी हमें देखना होगा कि हथियार होंगे तब तो आप आगे लड़ पाएंगे, हथियार ही नहीं होंगे तो आपके पास फिर हथियार डालने के अलावा क्या ऑप्शन रह जाता है अमेरिका पे?
अमेरिका हथियार डाले वो थोड़ा सा फार क्राई हो जाएगा मीनाक्षी, बट हाँ एक मैं जो कह रहा था वो ये कि व्हाई इज अमेरिका हियर? अमेरिका इज हियर फॉर द सेम रीजन जिस वजह से ईरान इज इन लेबनान। व्हाट जॉब हैव दे गॉट इन लेबनान? लेबनान इंडिपेंडेंट कंट्री है, इजराइल से बात कर रहा है। वहां पे हिजबुल्लाह ईरान का क्या लगता है? तो ईरान की लीडरशिप को ये लगता है कि हिजबुल्लाह शायद लेबनान के लोगों की तरफ से लड़ रहा है, लेबनान के लोगों को इजराइल खत्म कर रहा है, एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है, तो वहां से जाके अपने प्रॉक्सीज को हार्डवेयर दे रहे, मिलिट्री हार्डवेयर, लीडरशिप, ये वो। इसी तरह अमेरिका कह रहा है ईरान के लोगों को मार रहा है आईआरजीसी, तो हम उनको बचाने के लिए आ गए। ठीक है, एकदम नॉनसेंसिकल है, बट है, दोनों का एक सिमिलर अप्रोच है। इसको एक मुद्दा। दूसरा, अमेरिका को थार्ड या पेट्रियट या टमाहॉक इनके डेफिनेटली शॉर्टेजेस हैं, कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने एक छोटे छोटे ड्रोन्स को इनिशियल एक्सूबरेंस में बहुत छोटे टारगेट्स को टेक डाउन करने के लिए अपने बहुत महंगे सिस्टम्स को ओवर एक्सपेंड किया है शुरू के 28 फरवरी से अगर हम बात करें मई एंड तक, तो दे आर फॉलिंग शॉर्ट। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन की सप्लाईज रोक दी, और अब देखिए यूक्रेन के पास भी सरफेस टू एयर जो डिफेंसिव सिस्टम्स हैं कि इनकमिंग अटैक्स को जो डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, वो हर तरह के कम हो गए। तो इन्होंने बोला जी तुम पेट्रियट बना लो, फिर लगा कि नहीं पेट्रियट बनाना, तो पेट्रियट बनाने वाली कंपनी ने हड़कंप मचा दिया अमेरिका में कि हमारा इतना सुपीरियर सिस्टम है, हम यूक्रेन को नहीं देंगे। तो यूक्रेन के ऊपर अब रशिया हमला करते जा रहा है, कीव को बर्बाद कर दिया पिछले एक हफ्ते में। तो लेकिन अमेरिका हैज एन ऑप्शन, जो डैन केन कहना चाह रहे हैं कि एयर पावर की लिमिटेशंस हैं, ऊपर से बम्बार्ड करते रहोगे, उनके सारे ब्रिजेस तोड़ दोगे, उनके सारे पावर प्लांट्स तोड़ दोगे, फिर भी उनकी जो अंडरग्राउंड सिस्टम्स हैं, जो अंडरग्राउंड सिटीज हैं, जहां मिसाइल्स हैं, जहां उनके मिलिट्री हार्डवेयर है, उनको तोड़ने के बॉम्ब अभी अमेरिका के पास नहीं है, इंक्लूडिंग द बंकर बस्टर्स, बिकॉज इन्होंने जो डीपेस्ट जाने वाले बॉम्ब्स बनाए थे, ईरान की जो अंडरग्राउंड सिटीज हैं, मिसाइल सिटीज, वो उससे ज्यादा डीप हैं, पहाड़ों के बीच में, कंदराओं में। तो एंट्री एग्जिट को मार रखा है ताकि अभी वो अंदर घुस के बाहर ना निकल पाए, लेकिन वो सिस्टम्स वहीं के वहीं हैं। तो ऐसे में डैन केन का ये कहना है कि या तो ऑफ रैंप जाओ, एरियल बैटल से अब ये नहीं जीत पाएंगे, या 82nd डिव को, एयरबॉर्न डिव को, या स्पेशल फोर्सेस को, मरीन्स को, डेल्टा फोर्स को अंदर भेजो और 4-5 जगहों को कैप्चर करके वहां पे डिमोलिश करके इनके मिलिट्री फाइटिंग कैपेबिलिटीज को और विड्रॉ कर जाओ। ये बहुत मेजर चैलेंज है ट्रंप के लिए, बिकॉज डैन केन इज द हाईएस्ट बॉडी इन पेंटागन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, अमेरिका, क्योंकि कई बार ये कह भी चुका है कि हम बातचीत कर रहे हैं, तो मेजर जनरल राजन कोचर अगर बातचीत कर भी रहे हैं तो अमेरिका को क्या ये 6 की 6 शर्तें स्वीकार होंगी? सारी शर्तें स्वीकार अगर उसने कर ली तो फिर वो वही स्थिति में पहुंच जाएगा कि अमेरिका नीचे है, ईरान ऊपर है। देखिए मीनाक्षी जी, ये नीचे और ऊपर की लड़ाई नहीं है, और ये चीज, ये जो एग्जाम्पल दिया है ग्रुप कैप्टन साहब ने, ये एग्जाम्पल भी सही नहीं है कि भाई इसको लेबनान में क्यों है। देखिए आफ्टर ऑल ही इज फाइटिंग फॉर द पैलेस्टीनियन स्टेट, और ये जो प्रॉक्सीज है ईरान के, दे आर बेसिकली टू गिव यू इसको पैलेस्टीनियंस को होमलैंड देना के लिए। आज अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसको नेतन्याहू ने बोला है, एज लॉन्ग एज आई एम द प्राइम मिनिस्टर देयर विल नॉट बी एनी पैलेस्टीनियन स्टेट। तो मुझे आज बताइए, who is fighting for the Palestinians today? Is the world fighting for the Palestinian? उसको यूएन का भी वो हिस्सा है, पर उनको एक घर नहीं है, उनको एक जगह नहीं है, एक सेकंड रेट, थर्ड रेट सिटीजन्स की तरह वो रहते हैं। तो उनका हक नहीं है एक स्टेट के लिए। कौन लड़ेगा उनके लिए? इसको हिजबुल्लाह इसलिए तो पैदा हुआ, और आप इसकी हिस्ट्री देखो हिजबुल्लाह की और हमास की और हौतीस की। तो इसको कंपेयर करना अमेरिका से, आई डोंट थिंक दैट विल बी करेक्ट, बिकॉज अमेरिका हैज गॉट 800 बेसिस, अमेरिका इज एवरीवेयर। इट इज, इसको मिडिल ईस्ट में अकेला थोड़ी नहीं अमेरिका यहाँ पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको अफ्रीका में भी है, और भी जगह है, इसको इंडो पैसिफिक में भी उसके बेसिस है। तो इसको अमेरिका इज इन अ डिफरेंट लीग, और वो इसको ईरान, तो हम उसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। दूसरा, ये अब जो आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 100% अमेरिका विल सिट डाउन एंड सॉर्ट इट आउट, बिकॉज देखिए नेतन्याहू ने अपना जवाब दे दिया है। इसको नेतन्याहू ने बोला है कि पैलेस्टीनियन स्टेट तो मैं देने वाला नहीं। नेतन्याहू ने बोला कि लेबनान की लड़ाई मैं इसको नहीं करने वाला। सो नाउ द बैटल लाइन्स आर वेरी वेरी क्लियर, इज अमेरिका हैज टू गो अलोन,
बिकॉज अगर वो उसको नेतन्याहू के साथ लेके अगर जो अभी ईरान इसको बोल रहा है कि लेबनान की लड़ाई बंद करो, इट इज बियॉन्ड अमेरिकाज कंट्रोल। इसको लेबनान की लड़ाई बंद नहीं होगी और दोनों कंट्रीज में इलेक्शंस है। लेकिन सर ये ना हिजबुल्लाह रुकेगा, ना हमास रुकेगा, ना हूती रुकेगा, तो फिर ईरान किस हक से ये कह रहा है मौलाना नाज़िम अशरफी कि अमेरिका पीछे हट जाए? नहीं देखिए मीनाक्षी जी, अभी कुछ लोगों ने बड़ी चुनिंदा कुछ थोड़े पॉइंट बड़े अच्छे कहे, हालांकि वो क्लियर नहीं कर पाए उनको। तो मैं बताता हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये लड़ाई यूएस से है ही नहीं, ये यूएस की लड़ाई नहीं थी। यूएस का क्या है, पाकिस्तान और इजराइल जो वो चेला है, एक तरह से वो उसकी रक्षा करता है, वो उसी के पैदा किए हुए हैं, उसी के बनाए हुए हैं। ये लड़ाई जो है, ये जितने भी मिडिल ईस्ट हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, उनकी सबकी लड़ाई यूएस से नहीं है, उनकी सबकी लड़ाई इजराइल से है। इजराइल जो ये समझता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो बिल्कुल बेवकूफ है। वो बिना यूएस के तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसीलिए ईरान, जैसे अभी आप इन्होंने कहा कि वो लड़ाई, क्योंकि लेबनान को वो छोड़ेगा नहीं और मतलब वो यूएस की भी नहीं मानेगा, ये सच है। लेबनान को छोड़ेगा नहीं, ईरान मानेगा नहीं, ये लड़ाई इसलिए नहीं रुकेगी। मैंने अभी पिछले टर्म में कहा था कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, खत्म नहीं होगी ये लड़ाई। आपने कहा था ईरान का भी तो बहुत नुकसान होगा, बिल्कुल ईरान का बहुत नुकसान होगा, और ये ईरान जानता है। सब लोगों ने सोची समझी ये एक स्ट्रेटेजी है। और मैं आपको बता दूं, एक बीच में बात ये भी आई थी कि उसके टॉप लीडरशिप नहीं है ईरान के पास। ईरान के पास टॉप लीडरशिप बिल्कुल है। सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे जो मुस्तफा खामनेई, उनको जो बनाया गया है ना सुप्रीम लीडर, वो उनके साथ पहले से वही लीड कर रहे थे ईरान को। उनकी तो काफी उम्र थी आयतुल्लाह खामनेई की, उनकी बहुत उम्र थी और उसको बहुत ज्यादा ठीक से मेरे ख्याल से समझने की क्षमता उनके अंदर सलाहियत नहीं रह गई थी। तो मुस्तफा अली खामनेई कर रहे थे और वो उस पूरे से पहले से ट्रेंड है, और इसकी तैयारी ईरान बहुत दिनों पहले से कर रहा था। वो जानते हैं कि ये एक दिन, हाँ बहुत दिनों पहले से इसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि यही इजराइल, लेबनान, गजा, फिलिस्तीन, हूती और हिजबुल्लाह, ये सब लड़ाई छोटी छोटी नहीं है, सब समझने में छोटी समझ रहे हैं, लड़ा ही इनकी वजह से है ईरान। सच्चाई तो ये है, क्योंकि फिर वही में बात आ जाती है, मस्जिद अल-अक्सा, पुराना काबा, इसकी लड़ाई है, ये आस्था की लड़ाई है, ये लड़ाई वो है ही नहीं। हाँ अमेरिका की नजर जरूर दौलत पर है, तेल पर है, डॉलर पर है, सबकी उनके मतलब अपने, अगर आप धार्मिक रंग दे रहे हैं तो फिर जरा ये भी तो ख्याल रखिए कि ये सब कुछ सिर्फ ईरान का तो नहीं है, मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्री है या उसके अलावा जो कंट्री हैं एशियन कंट्री, उनका भी तो है। फिर वो क्यों नहीं आपके साथ आकर के खड़े होकर के लड़ रहे हैं? उन्हें बहरहाल लड़ना भी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर मनोज कुमार, इन सब के बीच में एक तस्वीर आती है मुस्तफा खामनेई की। मुस्तफा खामनेई के आने से, पिक्चर में उनके एंट्री लेने से, क्या ये समीकरण और बदल जाएंगे? देखिए मीनाक्षी जी, एक चीज़ तो हमें समझना होगा कि मुस्तफा खामनेई का जो इनका है, बेसिकली वो अपने पिताजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही रेडिकल की बात कर ले तो ये इस चीज़ के पक्षधर है कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे। और जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट, चूँकि डायरेक्ट रूप से तो नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से आया है वो कहीं न कहीं एक तरीके से ईरान की सॉवरेनिटी और IRGC के जो एजेंडे है उसको स्थापित करता है। और वो मुझे लगता है कि खास करके शांति वार्ता में कहीं से भी एक पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगा। अभी जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान के, जो उसके सेक्रेटरी हैं जोलगादर ने जो 6 शर्त रखे हैं, अगर इस 6 शर्तों को अगर हम एक एक करके देख ले तो उसमें पूरी तरीके से ईरान ने एक तरीके से एक मैसेज दिया है पूरे, खास करके अमेरिका और इजराइल को, कि हम अपने शर्त जो भी रख रहे हैं उसमें अपने उसकी जो आइडेंटिटी है, जैसा कि अभी मौलाना साहब जो बता रहे थे, देखिए ये लड़ाई फाइनली आइडेंटिटी की ही चल रही है। क्योंकि अगर ईरान को हम देख ले तो ऑब्वियस है कि वो शिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और खास करके जो गल्फ के देश हैं और सुन्नी बेस्ड जो कंट्री हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उन दोनों के बीच में संघर्ष है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो ऑब्वियसली, जैसे अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो दोनों बात रख रहे थे कि प्रोटेक्शन के लिए जिस तरीके से लेबनान में जा सकता है, तो उसी तरीके से अमेरिका भी यहाँ पे आ सकता है। तो एक चीज़ हमें समझना होगा कि देखिए ईरान ने जितने भी प्रॉक्सी क्रिएट किए हैं आज के डेट में, वही सारे लोग फाइट कर रहे हैं, और उसके चलते आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं से जो शांति वार्ता है वो सफल होते हुए नहीं दिख रहा है। तो मैं जो देख रहा हूँ ये स्थिति, चूंकि ऑब्वियस है कि अभी अमेरिका और खास करके ट्रंप जो डोमेस्टिक लेवल पे जो घिरे हुए हैं, इसलिए शायद उन्होंने अपने कदम को रोकने का अभी तो फिलहाल अमेरिका ये डिकोड करने में लगा हुआ है कि मुस्तफा खामनेई की जो तस्वीर सामने आई है वो सच में मुस्तफा है या नहीं है। अब आगे की चर्चा होगी कल इसी मुद्दे पर, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।